2 से 2.5 लीटर का एडिक्वेट यदि आपका वेट 60 केजी के आसपास है। इफ़ यू आप बहुत पतले हैं अराउंड 40 केजीज़ के आसपास हैं, तो 1.5 से 2 लीटर से भी बन जाएगा। और यदि आप थोड़ा ओवर वेट है अराउंड 80, 90, 100 केजीज़ में हैं, तो 3-3.5 लीटर भी पानी पीते हैं, वो शुड बी सफिशिएंट। स्टोन डिसीज़ जो हमारी लेटेस्ट स्टडीज़ कहती हैं, एक वाइडर सिस्टमिक प्रॉब्लम है, जिसमें जिन लोगों को स्टोन होते हैं उनके अंदर पॉसिबिलिटी होती है फ्यूचर में हार्ट डिसीज़ और सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स होने की। तो स्ट्रोक एंड हार्ट डिसीज़ के भी चांसेस उन लोगों के ज़्यादा होते हैं फ्यूचर में जिनको स्टोन बन रहे हैं या रिकरेंट स्टोन्स हो रहे हैं। एक्चुअली किडनी डिसीज़ थोड़ी सी बदनाम है, इट इज़ अ साइलेंट किलर। पहले 50 से 60% तक जब तक किडनी डैमेज नहीं हो जाती तब तक आपको कोई सिम्टम बॉडी में नहीं देखने को मिलता है। जो भी हमारे डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स आते हैं उनको मैं ज़रूर कहता हूँ कि डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर किसी भी और बीमारी के बड़े भाई हैं। इन द सेंस दीज आर द बिगेस्ट किलर्स इन आवर कंट्री। हेलो एवरीवन, दिस इज फातिमा सभी एंड यू आर वाचिंग एबीपी हेल्थ लाइव। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भानु मिश्रा जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं इन बीएलके मैक्स। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम ऑल गुड मैम। तो सर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि किडनी के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं? जी, किडनी की बेसिक बात शुरुआत करें तो किडनी हमारी बॉडी में 2 होती हैं, जैसा हमें सबको पता है। और ये हमारी लोअर बैक में बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेसिकली हमारी बॉडी में कई सारे फंक्शंस करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनमें वाटर का रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी हम पानी पीते हैं या खाने के थ्रू जाता है उसका रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि हम जैसे डेजर्ट में कुछ लोग रहते हैं तो उनका पानी बहुत इनटेक कम होता है, तो किडनी एक्सक्रीट बहुत कम करती हैं। यदि हम कहीं ज़्यादा होते हैं, पानी ज़्यादा पीने की आदत होती है या कहीं ज़्यादा पानी पी रहे हैं, तो वहाँ पे फिर यूरिन एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाता है। उसी तरह से सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसका होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किडनी के ऊपर आती है। तो सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरह के जो खासकर सोडियम पोटेशियम जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ के लिए, उनका रेगुलेशन भी किडनी करती है। दूसरा किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन मेंटेन जो होता है। तो किडनी से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जो हीमोग्लोबिन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किडनी के पेशेंट्स में आमतौर पे हम देखते हैं कि उनको खून की कमी हो जाती है, वो इसी कारणवश होती है। दूसरा किडनी का एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है हमारी बॉडी में बोन एंड मिनरल डिसीज़ जो होती है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो हमारा होता है, उसकी मेंटेनेंस में भी किडनी का बहुत ज़रूरी काम होता है। तो ये विटामिन डी के रेगुलेशन में हेल्प करती है। हमारे गले में पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, उसके रेगुलेशन में भी किडनी का रोल आता है। तो मल्टीपल एक्सेस है। ओके, तो सर हम अपनी लाइफस्टाइल में से क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे हम अपनी किडनी को हेल्दी रख सकें? तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज हमने करना चाहिए वो एक एडिक्वेट वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। खासकर हमारी बिजी लाइफस्टाइल में जहाँ पे हम ऑक्यूपाइड रहते हैं, कई बार पानी पीना भूल जाते हैं। तो एक करीब 2 से 2.5 लीटर का एडिक्वेट यदि आपका वेट 60 केजी के आसपास है, इफ़ यू आप बहुत पतले हैं अराउंड 40 केजीज़ के आसपास हैं, तो 1.5 से 2 लीटर से भी बन जाएगा। और यदि आप थोड़ा ओवर वेट हैं अराउंड 80, 90, 100 केजीज़ में हैं, तो 3-3.5 लीटर भी पानी पीते हैं, वो शुड बी सफिशिएंट। लाइक मेरे लिए क्या सही रहेगा, कितना? आई थिंक 2-2.5 केजी शुड बी सफिशिएंट। हर इंसान के लिए वेरी करता है। आपका हाइट एंड वेट पे चीज़ें डिपेंड करती हैं, बीएमआई पे डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो जैसे लोग कहते हैं दिन भर में 6 लीटर पानी पीना चाहिए, तो इज इट ट्रू या सबके लिए सेम नहीं है? नहीं, सबके लिए सेम नहीं है। और 6 लीटर पानी बहुत साइंटिफिक नहीं है। जिसको स्टोन डिसीजेज होती हैं, किडनी स्टोन डिसीजेज होती हैं, उनके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप 3.5 लीटर यूरिन आपका बनना चाहिए। तो अराउंड 4 to 4.5 लीटर लिक्विड इनटेक आप करते हैं तो आपका स्टोन डिसीज कम बनेंगे। ओके, तो सर ऐसा बोला जाता है ज़्यादा पानी पीने से किडनी स्टोन नहीं होता है, इज इट ट्रू? हाँ, तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि स्टोन डिसीज़ के पेशेंट्स में यदि आप ज़्यादा पानी लेते हैं, अराउंड 3.5 to 4 लीटर लेते हैं, जिससे आपका यूरिन आउटपुट 3.5 लीटर प्लस रहता है, तो स्टोन बनने की संभावना आपकी बॉडी में कम हो जाती है। बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम लेट्स से 4 लीटर की जगह 8 लीटर पी लेंगे तो क्या स्टोन बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो ऐसा नहीं है। इसके ऊपर ये एक्चुअली प्लेटो हो जाता है, इसका कर्व होता है। 4.5 लीटर प्लस के ऊपर यदि आप जाते हैं तो फ़ायदा उतना मिलना कम हो जाता है और उसके साइड इफेक्ट जैसे बार बार इंटॉक्सिकेशन वगैरह जो होता है, इंटॉक्सिकेशन तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। लेकिन बार बार आपको वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा, आपके लिए इनकन्वीनियंट हो जाता है। तो अराउंड 4.5 लीटर शुड बी सफिशिएंट। जैसे आजकल ट्रेंड नहीं चल रहा है, लोग इतने बड़े बड़े गैलन लेके चल रहे होते हैं पानी का, पीते रहते हैं। तो अराउंड 4 लीटर शुड बी फाइन, आई बिलीव। उससे ज़्यादा तो बहुत साइंटिफिक नहीं है। सर ऐसे एक मार्केट में मिथ है कि अगर आपको किडनी स्टोन है तो आप बियर पी लो तो किडनी स्टोन डाइल्यूट हो जाएगा, इज इट ट्रू? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, बियर इज़ बेसिकली वर्क्स लाइक अ डायोरेटिक। डायोरेटिक का मतलब होता है यूरिन बनाने की उससे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वो सेम चीज़ टी एंड कॉफ़ी में भी होती है और कुछ मेडिसिन होती हैं उनमें भी होती है। तो बियर एक रेगुलर आम भाषा में फॉर अ फन एटमॉस्फेयर देने के लिए लोग इस तरह की बात कहते हैं, बट ये मेडिकल एडवाइस नहीं है। इसमें प्लेन पानी भी उतना ही काम करेगा जितना बियर कर रही है।
या आप टी एंड कॉफ़ी लेते हैं तो दैट ऑल्सो शुड बी सफिशिएंट। तो बियर इंटेक एक ऐसा टॉक्सिन लेना जिसका बाद में फ्यूचर एडिक्शन चांसेस भी हैं, तो बेटर टू अवॉइड। अच्छा सर, जैसे हमने अभी किडनी स्टोन के बारे में बात की, तो क्या आप हम लोग को बता सकते हैं किडनी स्टोन क्या होता है, ये कैसे होता है? ओके, तो थोड़ा सा स्टोन डिसीज़ के बारे में समझना ज़रूरी है। स्टोन डिसीज़ आमतौर पे आपकी हमारी सोच और जो एक जनरल सोच होती है वो ये कहती है कि स्टोन डिसीज़ सिर्फ एक किडनी की प्रॉब्लम है। अच्छा। किडनी में स्टोन बन गया, उसका तो दवाई से या फिर ऑपरेशन से हम निदान कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। स्टोन डिसीज़ जो हमारी लेटेस्ट स्टडीज़ कहती हैं एक वाइडर सिस्टमिक प्रॉब्लम है, जिसमें जिन लोगों को स्टोन होते हैं उनके अंदर पॉसिबिलिटी होती है फ्यूचर में हार्ट डिसीज़ और सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स होने की। तो स्ट्रोक एंड हार्ट डिसीज़ के भी चांसेस उन लोगों के ज़्यादा होते हैं फ्यूचर में जिनको स्टोन बन रहे हैं या रिकरेंट स्टोन्स हो रहे हैं। दूसरा इसमें स्टोन के बारे में समझना है कि जो हमारी किडनी से जो यूरिन निकलता है, यूरिन बनाती है किडनी, वो सिर्फ प्लेन पानी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे तत्व निकलते हैं जो हम खा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमने डिस्कस किया, कई सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर होते हैं जो निकलते हैं। वो इंग्रेडिएंट्स जब यूरिन के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, यूरिन का अंदर का जो ट्रैक्ट होता है, उसमें यदि सुपर सैचुरेट हो जाए, मीनिंग उनकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और वो सुपर सैचुरेशन के ऊपर चले जाएं, तो वो शुरुआती बजरी से होती है, फिर बाद में स्टोन बन जाता है। अच्छा। तो यदि तब ऐसी शुरुआत होती है स्टोन की आमतौर पर। दूसरा, स्टोन किडनी के उस पार्ट में बनना लग जाता है जहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है। यदि दोनों किडनी अपनी नेचुरल प्लेस पे है, नेचुरल ड्रेन हो रही हैं, तो कोई ऐसा स्पॉट नहीं होता। बट यदि किडनियाँ कई बार हॉर्सशू शेप की होती हैं, नीचे से जुड़ी होती हैं, या कुछ और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी होती है जो हमारी बचपन से बाय बर्थ होती है, उनकी वजह से कई बार स्टोन उन पर्टिकुलर किडनी में बनना का चांस ज़्यादा हो जाता है। या पोस्ट सर्जिकल है, अच्छा। कोई कोई आपके ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, कोई इशू हुआ, उसके बाद आपकी सर्जरी हुई है, उसके बाद किडनी में कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी आ गई, तो उसकी वजह से भी स्टोन बन जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो स्टोन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है इनमें। तो सर, इसके ट्रीटमेंट क्या है किडनी स्टोन्स के? ये मेडिकेशन के थ्रू हो जाता है या फिर सर्जरी भी करानी पड़ती है? इसके कोर इशू, रूट कॉज एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी होती है। कि आपको स्टोन बन क्यों रहे हैं। तो उसके स्टोन बनने के कारणों में एक इंपॉर्टेंट कारण होता है कि आप कि कहीं कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो कई डिसऑर्डर जैसे कैल्सिनोसिस, नेफ्रोलिथियासिस, ये सारे जो होते हैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर काउंट होते हैं। एक जेनेटिक बीमारी होती है ADPKD, जिसमें किडनी में सिस्ट बन जाते हैं, उनमें भी स्टोन बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक वो एस्पेक्ट दिमाग में रखना चाहिए। दूसरा, किडनी का स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी तो नहीं है, आपका जो किडनी का ड्रेनेज है यूरिन का, वो प्रॉपर ड्रेनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनसे स्टोन बनने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो जब आपके पास स्टोन डिसीज़ का पेशेंट आता है तो प्लेन ये कहना कि एक दवाई खा लो या एक सर्जरी हो जाएगी, इट्स नॉट सफिशिएंट। यू हैव टू एनालाइज द पेशेंट प्रॉपर्ली एंड देन गिव अ प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सर, इसके अर्ली सिम्टम्स क्या हैं किडनी डिजीज़ के? किडनी डिसीज़ के एक्चुअली किडनी डिसीज़ थोड़ी सी बदनाम है। इट इज़ अ साइलेंट किलर। पहले 50 से 60% तक जब तक किडनी डैमेज नहीं हो जाती तब तक आपको कोई सिम्टम बॉडी में नहीं देखने को मिलता है। तो किडनी के फंक्शन देखने के लिए GFR करके एक टेस्ट होता है, मतलब इट्स अ मैथमेटिकल टेस्ट, जो एक क्रिएटिन की वैल्यू होती है, किडनी का टेस्ट होता है, उसको हम क्रिएटिनिन कहते हैं। उससे वो मेल फीमेल कुछ फार्मूला लगा के एक वैल्यू निकाली जाती है जिसे हम GFR कहते हैं। GFR जब 60 के नीचे आने लग जाता है तो धीरे धीरे सिम्टम्स आते हैं, और खासकर जब 30 के नीचे जाता है तो बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम्स मिलते हैं। तो शुरुआती सिम्टम यदि हम देखें तो कुछ पेशेंट्स में किडनी में झाग आना शुरू हो जाता है, वो प्रोटीन निकलने के कारण से होता है, जो किडनी डैमेज के शुरुआती साइंस हैं। दूसरा, कुछ लोगों में आप रात में देखेंगे कि यूरिन के लिए बार बार उठना पड़ रहा है। तो एक नॉर्मल इंसान आपकी हमारी तरह रात में यदि यूरिन करके आप सोए हैं तो पूरी रात आपको उठना नहीं पड़ता, एक साउंड स्लीप होती है, जब आप सुबह उठते हैं तभी आप जाते हैं। बट किडनी डिसीज़ के अर्ली सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको नॉक्चूरिया होता है, तो आपको रात में बार बार उठना पड़ता है, तो ये भी एक साइन होता है अर्ली। थोड़ा आगे यदि सिम्टम्स बढ़ते हैं तो उसमें पैरों में सूजन, चेहरे के ऊपर, आंखों के आसपास सूजन आना शुरू होती है, ये भी किडनी के कुछ अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो किडनी का काम, जैसा मैंने आपको बताया, हीमोग्लोबिन बनाने का भी होता है। तो हीमोग्लोबिन बॉडी में कम हो जाता है तो आपको थकान होने लगती है, भूख नहीं लगती है, आपकी स्किन थोड़ी डार्क हो जाती है, एपेटाइट कम हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स भी फ्यूचर में लेटर स्टेजेस में आते हैं, और जब स्टेज 5 पहुँचती है तो जैसा हम सबको पता है, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के बाद आपके डॉक्टर आपको बताते हैं। तो क्या हमें किडनी के लिए रेगुलर चेकअप कराना चाहिए? ऐसे कौन कौन से चेकअप है जिससे हमें अर्ली पता चल जाए कि वी आर डीलिंग विद समथिंग? तो जो हेल्थ है धीरे धीरे हमारी स्पेशली हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले बिल्कुल भी फोकस में नहीं था। ग्रेजुअली विद पॉडकास्ट लाइक दिस एंड अदर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एट चीपर प्राइजेस, तो धीरे धीरे अब लोगों के अंदर हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है। इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन हो रहे हैं तो लोगों के अंदर हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है।
तो टेस्टिंग का ऐसा है कि एक नॉर्मल इंसान जिसे कोई बीमारी नहीं, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो 1 ईयर या 40 के ऊपर है तो 1 ईयर, 40 के नीचे है तो 1 से 2 to 3 ईयर, 5 ईयर भी करा सकते हैं। लेकिन यदि आप एट रिस्क हैं तो ये पॉपुलेशन जो है जो एट रिस्क है उसको अपना चेकअप बहुत फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिशियंस गाइडेंस। तो एट रिस्क पॉपुलेशन क्या होती है? तो एट रिस्क पॉपुलेशन वो है जो जिनके फैमिली में किडनी इश्यूज़ रहे हैं, अच्छा, डायबिटीज़ रही है, ब्लड प्रेशर रही है, किडनी स्टोन्स रहे हैं, किडनी की बीमारी रही है, डायलिसिस की संभावना रही है, उन लोगों को अपने किडनी चेकअप रेगुलर बेसिस पे कराना चाहिए। यदि उनका खुद का वेट ओवरवेट स्टेटस में आता है, स्मोकिंग अल्कोहल का एडिक्शन है, या ऐसी बिजी लाइफस्टाइल है जिसमें वो डाइट अप्रोप्रिएट नहीं ले पाते हैं, अच्छा, तो उन लोगों को इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। आपके हमारी तरह जैसे डेस्क जॉब है, इनमें हम काफ़ी देर तक बैठने के काम हमारे होते हैं, तो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल इसके अंदर आ जाता है। तो कई बार हमें लोअर बैक की शिकायत होती है। हम उसे एक आम क्योंकि हमने बहुत लंबे आवर्स तक काम किया है तो हम उसे एट्रीब्यूट करते हैं। 10 में से 9 केस में होता यही है कि आपने लॉन्ग आवर्स काम किया है, बट वो एक केस ऐसा होता है जिसमें लॉन्ग आवर्स काम का जो पेन है वो तो है ही, साथ में किडनी स्टोन का पेन भी लोअर बैक एरिया में ही मिलता है। तो आप उसे इग्नोर कर जाते हैं कई बार। हाँ। तो ऐसा हमें यूजुअली नहीं करना चाहिए। यदि आपको परसिस्टेंट पेन है तो इट इज़ बेटर टू इवैल्यूएट। एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड जो आजकल दिल्ली एनसीआर और बहुत सारी जगहों पे बहुत इजीली अवेलेबल हो गया है। तो किडनी देखने के 3 टेस्ट होते हैं। एक होता है हमारा यूरिन का टेस्ट जो सबसे पहले अबनॉर्मलिटी को पकड़ता है और बताता है, बहुत इजीली अवेलेबल है। दूसरा ब्लड का टेस्ट होता है किडनी फंक्शन टेस्ट जिसमें क्रिएटिनिन देखा जाता है, बहुत पॉपुलर मार्कर है। तीसरा हमारा अल्ट्रासाउंड होता है जिसकी वजह से ये 3 टेस्ट यदि हम देखते हैं तो 99+% किडनी की बीमारियां आपको पकड़ में आ जाएंगी। सर हम अपनी किडनी को कैसे क्लीन रख सकते हैं? किडनी बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गन है। हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा मेडिसिन एंड जो आजकल बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड जो गिमिक हो रहा है कि हम एक्स्ट्रा कुछ लेना होगा किडनी को ठीक रखने के लिए, ऐसा नहीं है। किडनी अपने आप में एक बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गन है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने उसको एक्सेसिव कोई इंजरी नहीं देनी, तो उसके लिए आपने एक एडिक्वेट वाटर इनटेक मेंटेन करिए। दूसरा जो इंजरी की जैसे हमने बात करी, तो बहुत ओवर द काउंटर दवाइयाँ बहुत इजीली अवेलेबल हैं इंडिया हमारे कंट्री में। तो ऐसी सिचुएशन में पेन किलर्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गई या कोई भी और दवाई बिना प्रॉपर सलाह के, प्रॉपर फिजिशियन गाइडेंस के लेना अवॉइड करना चाहिए हमें। यदि पेन किलर्स की रिक्वायरमेंट आपको बार बार पड़ रही है तो उसके रूट कॉज पे जाके उसको सुलझाइए, बजाय इसके कि पेन किलर लेते चलें। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे हम यंग लोग इसको देख रहे होंगे, हेडेक एक बहुत कॉमन सिम्टम है। आपका हमारा ज़्यादातर काम आजकल मोबाइल या टीवी पे या लैपटॉप पे हो गया है, तो उसकी वजह से हमें स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ता है और हमें आई के अराउंड पेन होता है, हेडेक होता है। हम आमतौर पे उसी को एट्रीब्यूट कर देते हैं कि उसकी वजह से है, बट हम कभी अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराते। तो आप यदि ब्लड प्रेशर अपना चेक कराते हैं और आपको ब्लड प्रेशर हाई मिलता है तो वो एक किडनी का सिम्टम हो सकता है। कि किडनी की बीमारी जब शुरुआती दौर में होती है, जब प्रोटीन निकल रहा होता है, जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया, तो ब्लड प्रेशर बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो यदि यंग लोगों में ब्लड प्रेशर मिलता है तो हमें हमेशा किडनी को इवैल्यूएट जरूर करना चाहिए उन 3 टेस्टों से जो हमने अभी डिस्कस किया। सर आजकल एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो क्या ये भी किडनी पर कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, किडनी को अफेक्ट करता है ये? कि पॉल्यूशन अपने आप में एक बहुत वाइड डिस्कशन का पॉइंट है और उसमें एयर, वाटर एंड हर तरह का पॉल्यूशन आता है। तो कई सारे पॉल्यूशन में जो हमारे हैवी मेटल्स होते हैं, जिसमें वाटर पॉल्यूशन आजकल बहुत है, इवन पेस्टिसाइड्स वगैरह बहुत यूज़ हो रही हैं हमारे वेजिटेबल्स में और बाकी जगहों पे। तो इसमें मर्करी, लेड, कैडमियम, ये सारे जो हैवी मेटल्स होते हैं, ये हमारे खाने में कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। प्लास्टिक पॉल्यूशन तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये सारे टॉक्सिन्स होते हैं, ये किडनी को हार्म करते हैं। इवन दो आप इनको, आपने सेवन आपका चल रहा है और जब आपने आइडेंटिफाई किया अरे मैं तो ये ले रहा हूँ या ले रही हूँ, और उसके बाद आपने बंद कर भी दिया, तब भी वो एक रेसिडुअल डैमेज कई बार छोड़ के जाते हैं, जिसकी वजह से किडनी में इन्फ्लेमेशन होती है और वो फिर किडनी को फर्दर ख़राब करती रहती है। तो इसका इंटेक लिमिटेड समय के लिए भी यदि आपका एक्सपोजर है तो उसे पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके सर, ये डायबिटिक और हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को क्या किडनी के ज़्यादा चांसेस होते हैं, किडनी फेलियर वगैरह के? मैं अपने पेशेंट्स को एम्फसाइज़ करने के लिए ये बात बोलता हूँ, हो सकता है बहुत ज़्यादा डाटा बेस ना हो, लेकिन आई टू ओवर एम्फसाइज दिस पॉइंट इन देयर माइंड। जो भी हमारे डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स आते हैं उनको मैं ज़रूर कहता हूँ कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर किसी भी और बीमारी के बड़े भाई हैं। In the sense, these are the biggest killers in our country and killers worldwide. No war, no other cancer, no other disease can kill, has this much comorbidity and mortality. कि आपको जीवन शैली में डेली एक्टिविटीज़ जो आपकी हैं वो करने में प्रॉब्लम आने लगती है और मोर्टेलिटी भी बहुत बढ़ती है। तो
ये दो बिग बॉयज़ हैं जिसमें डायबिटीज़ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, और डायबिटीज़ का अब हम कैपिटल कहलाते हैं पूरी दुनिया में। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर किडनी को बहुत हार्म करते हैं। डायबिटीज़ किडनी में हर तरह की प्रॉब्लम लेके आती है, प्रोटीनूरिया भी होता है, तेज़ी से किडनी डैमेज होती है, ब्लड प्रेशर बन जाता है फ्यूचर में उसकी वजह से। अच्छा। और इन स्पाइट ऑफ ऑल द मॉडर्न मेडिसिन कमिंग इन, एक बार यदि किडनी को डायबिटीज़ का डैमेज आना शुरू हो जाए, प्रोटीन निकलना शुरू हो जाए, जीएफआर आपका 60 के बिलो हो जाए, तो ये एक डाउनवर्ड स्पाइरल है। आप अपना वेट कंट्रोल करेंगे, बेस्ट से बेस्ट मेडिकेशन जो अवेलेबल है वो लेने के बाद भी ये बीमारी रिलेंटलेस है और ये प्रोग्रेस ही करती है आगे। तो इसकी प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको यदि डायबिटीज़ है तो अपने शुरुआती टाइम में ही इसको बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करिए, ताकि आपको फ्यूचर में इस तरह की माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन कम देखने को। बेस्ट फूड फॉर किडनी हेल्थ? बेस्ट फूड फॉर किडनी हेल्थ का आंसर हमसे बहुत कॉमनली पूछा जाता है, और आई सी अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट ऑनलाइन सेइंग कि ये खा लीजिए वो खा लीजिए। जैसा मैंने आपसे कहा, किडनी अपने आप में एक बहुत सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गन है। अल्कलाइन वाटर टू अ लॉट ऑफ अदर वेजिटेबल्स टू अ लॉट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल टैबलेट्स एंड पाउडर्स, दीज आर एक्चुअली नॉट नीडेड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आपको एक हेल्दी डाइट रखनी है जिसमें आपका आयरन इंटेक, जैसे हमारी डाइट में 4 पार्ट होते हैं मैम, प्रोटीन होता है, कार्ब्स होते हैं, फैट्स होते हैं और वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। तो यदि आप एक स्टैंडर्ड डाइट लेते हैं जिसमें आपके जिसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, वो यदि आप वो लेते हैं तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू कवर ऑल योर नीड्स। स्पेशल चीज़ों को लेने से आपकी किडनी ठीक रहेगी ऐसा नहीं है। तो आप उसको कोई इंजरी मत दीजिए सामने से। तो किडनी इज़ अ वेरी सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गन, उसके लिए कुछ एड ऑन आपको खाना है ऐसा नहीं है। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि क्रैनबेरी जूस वगैरह किडनी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। यूरिन के इन्फेक्शन में इसका कुछ रोल पाया गया है, वो भी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है। यूटीआई वगैरह में, यूटीआई वगैरह में इसका थोड़ा रोल है। एक नॉर्मल इंसान जैसे कोई बीमारी नहीं है, क्रैनबेरी जूस पियेंगे तो किडनी खराब नहीं होगी, ये नॉट अ साइंटिफिक अप्रोच। सर, अगर कोई इंसान किडनी डोनेट करना चाहता है जी, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? देखिए मैम, हमारी कंट्री में जो किडनी डोनेशन, किडनी ट्रांसप्लांट रिलेटेड बात है वो बहुत स्ट्रीमलाइंड है। हमारी सेंट्रल बॉडी है नोटो, जिसकी गाइडलाइंस हैं, हमारी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की गाइडलाइंस हैं जो हमारी पार्लियामेंट में डिसाइड हुई हैं। तो उनके हिसाब से जो लाइव, 2 तरह के डोनर्स हो, एक होते हैं कैडेवर डोनर जिनको ब्रेन डेड हो गया है और वो देते हैं, दूसरा होता है लाइव डोनर जो इंडिया में सबसे ज़्यादा 80-90% लाइव डोनर्स होते हैं। तो जिनकी फैमिली में जिस पेशेंट को किडनी की बीमारी है उसके फैमिली के लोग ही डोनेट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर सकते हैं। अच्छा। तो आपके रिलेटिव या नियर रिलेटिव की इसकी डेफिनेशन है पूरी। अच्छा। उसके डिटेल ना जाते हुए आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स ही इसके डोनेट कर सकते हैं। आपकी वाइफ डोनेट कर सकती है, आपके बच्चे डोनेट कर सकते हैं, आपके माँ बाप डोनेट कर सकते हैं, दादा दादी डोनेट कर सकते हैं। अच्छा। या क्लोज फैमिली में आपके इन लॉज आते हैं वो डोनेट कर सकते हैं। कोई एक्सटर्नल जो आपको जानता नहीं है या नहीं, स्ट्रेंजर इज नॉट अलाउड। इसका कुछ कैवियाट्स हैं इसके ऊपर, बट ज़्यादा लीगल पॉइंट पे ना घुसते हुए इसमें देखना है बेसिकली ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अवॉइड करने के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज हैं। अच्छा। तो यदि आप ट्रांसप्लांट रिलेटेड बात करना चाहते हैं, आपके घर में किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, तो अपनी फैमिली से किसी मेंबर को डोनेट करना होगा। अच्छा। तभी हम ट्रांसप्लांट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यदि फैमिली मेंबर नहीं है तो उसके कुछ कैवियाट्स हैं। इट इज़ बेटर टू वो केस टू केस बेसिस पर डिस्कशन ज़्यादा बेटर होता है। अच्छा सर, किसी की एक किडनी खराब हो गई है और एक ही बची है, तो क्या एक किडनी के साथ वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है? एब्सोल्युटली। कई सारे हमारे पेशेंट्स होते हैं जो एक ही किडनी से के साथ पैदा होते हैं। अच्छा। कुछ लोग होते हैं, इनमें हमें ये कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटीज़ ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट जिसे हम काकुट कहते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट्स कई बार आते हैं। इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती। एक किडनी सफिशिएंट होती है आपकी लाइफ को पूरा निकालने के लिए। बट ऑफकोर्स आपको प्रिकॉशन लेने जो हमने अभी डिस्कस की, रेगुलर मॉनिटरिंग कीजिए, किसी तरह का टॉक्सिन्स को अवॉइड करिए, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स बहुत सोच समझ के लीजिए, तो आप एक किडनी भी आपकी लाइफस्टाइल में एक दिन कम नहीं करेगी। अच्छा सर, और ये अल्कोहल हमारी किडनी को कितना डैमेज करता है? कितना परसेंटेज ऑफ अल्कोहल हम किडनी को वो कर सकते हैं? इसको यदि हम ब्रॉडली देखते हैं, एडिक्शंस के बारे में यदि बात करते हैं, तो एडिक्शन तो सभी कुछ हार्म करती है। हाँ। चाहे हम स्मोकिंग ले लें, चाहे अल्कोहल ले लें, या किसी भी और तरह का एडिक्शन ले लें। अल्कोहल एंड स्मोकिंग दोनों बहुत रैम्पेंट हो गए हैं, स्पेशली मॉडर्न सोसाइटी में। धीरे धीरे एक्सेप्टेंस समहाउ इन चीज़ों का बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यंग जनरेशन इसकी तरफ काफ़ी डाइवर्ट होती जा रही है। तो इन्हें हमें टोटली अवॉइड करना होगा। ओकेजनली कभी कभार आपने बहुत लिमिटेड मात्रा में यदि अल्कोहल ली है तो वो बॉडी टॉलरेट कर लेती है, दिक्कत नहीं होती। बट यदि आप रेगुलर बेसिस पे इसको शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफस्टाइल ख़राब हो रही है, आपकी स्लीप एडिक्वेट नहीं होती, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में मेंटल इश्यूज़ भी आते हैं,
आप किडनी अल्कोहल पर से किडनी को डैमेज करने के लिए भी साइंटिफिकली प्रूव हुई है। तो अल्कोहल और टोबैको का एडिक्शन किसी भी फॉर्म में हैज़ टू बी कम्प्लीटली अवॉइड। ओके सर, ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्या होता है? तो इसमें समझाना ज़रूरी होगा कि दो तरह की मोटी मोटी बीमारियां हम डिस्कस करते हैं पेशेंट्स के साथ। एक होता है अक्यूट किडनी इंजरी, जिसमें आपकी कल तक किडनी में कोई डैमेज नहीं था और आज किसी कारण से किडनी में डैमेज आया है, और वो किसी भी कारण से आया हो, यदि हम उस रूट कॉज को टाइमली पकड़ के ट्रीट कर दें, अच्छा, का पार्शियली भी या कम्प्लीटली ट्रीट कर दें, तो किडनी रिवर्स हो सकती है। इसका छोटा एग्जांपल हम रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, हमारे यहाँ मैराथन्स पे का काफ़ी चलन पड़ा हुआ है। तो जो लोग एडिक्वेटली ट्रेंड नहीं है, एडिक्वेट हाइड्रेट ना होके आउट ऑफ एंथुजियाज्म मैराथन्स या किसी तरह के एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, उनकी मसल ब्रेकेज, मसल डैमेज होता है, जिसकी वजह से किडनी में डैमेज दिखता है। हमने कई पेशेंट्स हमारे पास इवन डायलिसिस तक की नौबत आ जाती है। बट जब हम उनको एडिक्वेटली ट्रीट करते हैं, प्रॉपर थेरेपी मिलती है, तो उससे काफ़ी हद तक किडनी रिवाइव कर जाती है। उसको हम आमतौर पे हम किडनी अक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मतलब होता है जो ग्रेजुअली ख़राब हुई है और 3 महीने से ऊपर तक ख़राब रही है। अच्छा, तो इसमें एक साइंटिफिक कट ऑफ है 90 डेज़ का। तो 3 महीने से ऊपर यदि ख़राब रही है और ग्रेजुअली ख़राब हुई है, जिसके आम सबसे बड़े कारण डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है, या स्टोन डिसीज़ भी एक बड़ा कारण होता है इसका, तो ये यदि ख़राब हुई है तो इसे हम क्रॉनिक किडनी डिसीज़ कहते हैं। इन दो भागों में डिवाइड करने का जो बेसिक रीज़न है वो यही है कि रिवर्सिबिलिटी कितनी है। तो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के पेशेंट में आम तौर पे यदि ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, शुगर कंट्रोल है और बाकी फैक्टर्स आप कंट्रोल कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो ये बीमारी आमतौर पे पूरी तरह रिकवर नहीं करती। और जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा, बहुत रिलेंटलेस प्रॉब्लम है, ये इवेंचुअली प्रोग्रेस ही करती है। अच्छा, तो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में आपके जो फिल्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, कई सारे दोनों किडनी में फिल्टर होते हैं, करीब 10-10 लाख, वो काफ़ी हद तक डब डैमेज हो जाते हैं। हमने शुरुआत में डिस्कस किया था 50-60% तक डैमेज हो जाते हैं। तो 50% ही फिल्टर रह जाते हैं, तो उनके ऊपर पूरी बॉडी का लोड होता है। तो इंस्पाइट आपकी न्यू प्रॉब्लम नहीं भी आ रही, बट उनके ऊपर एक लोड बढ़ता है, जिसे हम प्रेशर बढ़ता है, जिसे हम ग्लोमुलर प्रेशर कहते हैं। अच्छा, वो बढ़ता है, जिसकी वजह से वो फिल्टर जल्दी से जल्दी घिसते चले जाते हैं। एक तरह से समझने के लिए इस टर्म को मैं यूज़ करूँगा, घिसते चले जाते हैं और वो जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं। इन स्पाइट ऑफ एवरी अदर फैक्टर इज ऑलरेडी कंट्रोल्ड। तो डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो गई है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल है, वेट भी है, कोई एडिक्शन नहीं है, लेकिन यदि आप सीकेडी हो गए हैं तो ये एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। अच्छा, तो इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिकेशन के बारे में डिस्कस होता है, बट वो केस टू केस बेसिस पे है। यदि किसी को सीकेडी की बीमारी है तो वो फिर अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके डिस्कस कर सकता है। ओके सर, अभी आपने डायलिसिस का नाम लिया था। सर, ये डायलिसिस, किडनी डायलिसिस क्या होता है? ये कब ज़रूरत पड़ती है इसकी? तो यदि जब हम स्टेज 5 स्टेजेस होती हैं किडनी की, जब हम स्टेज 5 पे पहुंच जाते हैं, अच्छा, और तो आपके फिजिशियन आपको डायलिसिस के बारे में गाइडेंस देते हैं कि किडनी का काम होता है जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया। तो डायलिसिस एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है किडनी प्रॉब्लम्स का। जब आपको किडनी की बीमारी हो जाती है तो डायलिसिस के बारे में बात होती है। डायलिसिस दो तरह की होती है मोटी मोटी। एक होता है पेट वाली डायलिसिस, जिसे हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, और एक होती है ब्लड वाली डायलिसिस, जिसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस दोनों ऑलमोस्ट बराबर होती हैं। आपकी पर्सनल चॉइस और पर्सनल लाइफस्टाइल के बेसिस पे ये डिस्कशन किया जाता है। तो इससे बॉडी के टॉक्सिन्स, जो बॉडी में किडनी को निकालना था, पानी को निकालना था, नमक को निकालना था, और कई सारे टॉक्सिन्स जो यूरिया, क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे होते हैं, उनको किडनी को निकालना था। तो ये जो डायलिसिस होती है, ये उसका एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देती है। बट ये कहीं भी आपकी नॉर्मल किडनीज की तरह एफिशिएंट नहीं है। ओके, तो दिस इज जस्ट टू सेव पेशेंट्स लाइफ एंड टू लीड कंटिन्यू टू लिव विद अ सेंसिबल लिविंग के लिए डायलिसिस होती है। इट कैन नॉट रिप्लेस योर नेचुरल किडनीज। तो यदि कोई पेशेंट्स हैं जो ट्रांसप्लांट के लिए फिट हैं, तो उन्हें पहले ट्रांसप्लांट की कोशिश जरूर करनी चाहिए। यदि किसी कारण से ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा है तो फिर डायलिसिस एज अ लास्ट एंड ओनली ऑल्टरनेटिव हम चॉइस देते हैं। ओके ओके। सो सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें एनलाइटन करने के लिए। सो आपको इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।